वेलकम टू पनेशिया। आज हम बात करेंगे 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज की हमारी जो खबरें होंगी वो होंगी रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, हमारे इंडिया के पहले डिजिटल करेंसी के बारे में। विल ऑल्सो टॉक अबाउट बैडमिंटन टूर्नामेंट एंड ऑल्सो स्टीलमैन ऑफ इंडिया। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 नवंबर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। पहली न्यूज़ है डाटा सेंटर के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में हमारा पहला डाटा सेंटर इनॉग्रेट किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। तो देखिए उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर है जिसका नाम रखा गया है योटा D1। तो इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो 5000 करोड़ की लगी है। जो एरिया ये कवर करेगा वो 3 लाख स्क्वायर फीट्स का होगा और ये डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में एस्टेब्लिश होने वाला है। तो यहाँ पर एक मेमोरेंडम साइन हुआ है यूपी गवर्नमेंट का हीरानंदानी ग्रुप के साथ, जिसमें 39,000 की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा डाटा यूज़र है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। हम इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ डाटा के अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया यूज़ करता है दुनिया का 20% ऑफ डाटा, लेकिन हमारी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 2% की है। तो इसको बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो इससे हमें इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी अगली खबर है रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का 4th टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और ये इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व होगा। तो इसमें जो एरिया कवर होने वाला है वो है 529.36 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें से जो कोर एरिया होगा वो 230 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड होगा और जो बाकी एरिया है 299 विच इज बफर एरिया। तो यहाँ पर रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने की भी बात हो रही है, जिसमें रिक्विजिट पोस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की जाएंगी। तो यहाँ न्यूज़ में हमारे पास जिन मिनिस्टर का नाम आया है वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने स्पोर्ट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया था जितना हम बाकी स्टडीज़ को देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है फीफा के साथ। तो फीफा प्रेसिडेंट मिस्टर गियानी इन्फेंटिनो एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन श्री कल्याण चौबे, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मेमोरेंडम साइन किया है और यही दोनों प्रेसिडेंट यहाँ पर आए भी थे मेमोरेंडम को साइन करने के लिए। तो इसको साइन करने का जो पर्पस है वो यही हो जाता है कि हम स्पोर्ट्स को भी पढ़ाई के साथ साथ उतनी ही इम्पोर्टेंस दें और जो लोग जो बच्चे पढ़ाई में एक्सेल कर सकते हैं उन्हें भी उतनी ही तरक्की मिलनी चाहिए। तो इस साल का दोस्तों अगर आपने बजट देखा होगा तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बात करी थी डिजिटल करेंसी लॉन्च होने की। तो अब उसका पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है। 1 नवंबर से ही वो लॉन्च हुआ है। तो 9 बैंक पहले तो चूज़ किए गए हैं। पहले मैं आपको उन बैंक्स के नाम बताती हूँ। तो बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC एंड HSBC। तो डिजिटल करेंसी बेसिकली होता क्या है, वही करेंसी नोट्स जो हम फिजिकल फॉर्म में यूज करते हैं उन्हीं करेंसी फॉर्म्स की एक डिजिटल फॉर्म जनरेट की जाएगी। तो सर्कुलेशन में लाने के लिए सबसे पहले वो प्रोसीजर शुरू होगा बैंक्स के। तो सभी बैंक्स के साथ एक करंट अकाउंट खोला जाएगा, CBDC बैंक जो उनका डिजिटल करेंसी का अकाउंट होगा। तो पहले बैंक से इस ट्रांजैक्शन को शुरू किया जाएगा। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये बैंक से शुरू होगा और उसके बाद ये होलसेल मार्केट में लाया जाएगा और फिर ये जनरल पब्लिक तक पहुंचेगा। तो ये जो इसका फर्स्ट फेज है वो अब शुरू हो गया है November 1 से। तो ये जो अकाउंट होगा CBDC अकाउंट, इसमें बैंक्स अपने करंट अकाउंट में से पहले इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आपस में वो ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है फिर ही वो बाकी इकोनॉमी में लाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है स्टेटिस्टा विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो जर्मन बेस्ड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी स्टडी करती रहती है, सर्वे करती रहती है और ऐसी रिपोर्ट्स हमारे लिए लेकर आती है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो डिफेंस है वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। इसमें प्राइवेट कंपनीज की भी बात हो रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज की भी बात हो रही है। तो उसमें इंडिया का जो डिफेंस है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर निकल कर आया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो डाटा है
इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट है डिफेंस के थ्रू वो 2.92 मिलियन है, और यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो हमसे थोड़ा सा पीछे है, वो 2.91 मिलियन पर है। और उसके अलावा हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में, वॉलमार्ट के बारे में, अमेजोन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमारे हर तरह के इंडियन डिफेंस के स्टाफ को इंक्लूड किया गया है, कंबाइंड एक्टिव सर्विस पर्सोनल, रिजर्विस्ट एंड सिविलियन स्टाफ। तो यहाँ पर एक और रिपोर्ट की हम बात करते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट आती है, जो हमें ये बताती है कि पिछले फिस्कल ईयर में 2021 में कौन सी 5 बड़ी लार्जेस्ट स्पेंडर हैं कंट्रीज जिन्होंने डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। और यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया का नाम इसमें भी आता है। तो हम वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिफेंस सिस्टम में तो डेफिनेटली हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो हम हमारे इक्विपमेंट्स को, हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉप पे नाम आता है वो आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, देन देयर इज़ चाइना एंड देन देयर इज़ इंडिया। फिर हम बात करते हैं यूके एंड रशिया। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं और ये 5 कंट्रीज़ का जो कंबाइंड शेयर बनता है वो 62% बनता है। तो आप ये देखिए कि टोटल कंट्रीज़ में से ये टॉप की 5 कंट्रीज 62% एक्सपेंडिचर अकाउंट करती हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर ग्लोबल की अगर हम बात करें 2021 में तो वो हमारा रहा है 2133 US बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पर उसकी क्लासिफिकेशन है कि कौन सी फोर्स में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर आप देखें कि आर्मी में हमारे पास 12,37,000 के अराउंड एक्टिव पर्सोनल है, विच इज़ क्वाइट अ लार्ज अमाउंट, एंड 9,60,000 रिजर्व पर्सोनल है। अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो 67,250 के अराउंड एक्टिव पर्सोनल है एंड 75,000 रिजर्व पर्सोनल। और ये जो लिस्ट आई है उसमें मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव इंडियन एयरफोर्स, तो उसमें 1,70,000 एक्टिव एंड 1,40,000 रिजर्व पर्सोनल है। तो इंडियन नेवी में अगर आप देखें कि रिजर्व पर्सोनल जो है वो एक्टिव से ज़्यादा है और बाकी दोनों में उनका शेयर कम है। तो जैसे कि आपको पता है अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की भी वॉर चल रही है और बांग्लादेश भी जो है वो बहुत ज़्यादा, हमें इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस देश को जानते हैं। तो हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने लोग हर साल फोर्सिबली डिस्प्लेस होते हैं, उनको अपना घर छोड़ के, अपनी देश, अपनी कंट्री छोड़ के किसी और जगह पर जाकर रहना पड़ता है। तो उसके क्या रीजंस होते हैं? या तो परसिक्यूशन उसका रीज़न होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इवन सीरियसली डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया जो वॉर चल रही है यूक्रेन की, या फिर फेमाइंस आ जाते हैं या फिर कोई ऐसी कैलमिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। तो ये रिपोर्ट उनके बारे में है। तो अभी 2022 का हमारे पास आधे साल का डाटा आया है, जो डाटा ये कहता है कि अब तक 2022 में 103 मिलियन पीपल ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, अभी हम सिर्फ आधे साल का डाटा ले रहे हैं और 103 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा शेयर यूक्रेन का है। वो रीज़न आप सब उस रीज़न से वाकिफ़ हैं कि वो रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर अब रहने लायक कंडीशंस ही नहीं बची हैं। लोगों को जान को खतरा होने के साथ साथ उनको कोई भी बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। पूरा का पूरा देश खाली होने की कगार पर आ गया है। एंड सेकेंड देश इज़ सीरिया, जहाँ पर हमेशा से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रही हैं। एंड द थर्ड कंट्री हेयर वी हैव वेनेजुएला, ऑल्सो अफगानिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज़ में मोर और लेस जो रीजंस हैं वो वॉर्स और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस ही रीजंस रहे हैं। तो इस डाटा, ये जो डाटा आया है 103 मिलियन, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग 1 in 77 लोगों में से हर एक बंदा डिस्प्लेस हो रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेव पिक्चर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़ की अगर हम बात करें who need international protection worldwide rose by 24%। तो पिछले साल जो 25.7 मिलियंस के आसपास थे वो अब 32 मिलियन ऑलरेडी हो भी चुके हैं। अभी ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ है और जैसी कंडीशंस चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमें यही देखने को मिलेगा कि ये नंबर
और भी बढ़ जाएगा। तो 24% तो अब तक हो चुका है। ये नंबर कहाँ तक बढ़ेगा हम इसके बारे में अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट के बारे में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। 2022 की ये रिपोर्ट है। तो इसमें स्टडी क्या किया जा रहा है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड बर्डन ऑफ डिजीजेस फॉर टीबी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कोविड-19 की वजह से लोगों की सेहत पे जो असर हुआ है, तो कुछ लोग उसमें टीबी का भी शिकार हो गए हैं। एंड ऑल्सो कोविड-19 पे फोकस होने की वजह से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो ऐसी बीमारियों पर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमें जो इंडिया के रिलेटेड न्यूज़ मिली है वो एक अच्छी खबर है। तो इंडिया में अगर हम कंपेयर करें 2021 में एवरी 1 लाख पर्सन में 210 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस राइट नाउ। तो 2021 में ये डाटा आया था। अगर हम इसको बेस ईयर के साथ कंपेयर करें, बेस ईयर विच इज़ 2015, तो 2015 में ये नंबर 256 पर्सन पर लैक ऑफ पॉपुलेशन था। तो यहाँ पर हमें 46 पीपल से गिरावट देखने को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो जो इसमें लिस्ट आई है वो लिस्ट आई है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, जो सबसे ज़्यादा कम है, और उसमें इंडिया की पोजीशन आई है 36, विच इज़ नॉट रियली बैड, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे इंडिया के 2 प्लेयर्स ने जीत हासिल की है। अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अ कंट्री। उन्होंने हराया है चाइनीज़ प्लेयर्स को। ये पेरिस में हुआ था। इनके जो स्कोर है वो रहे हैं 21-13 एंड 21-19। दे ऑल्सो वन द फर्स्ट एवर सुपर 750। वैसे वर्ल्ड लेवल पे ये उनका 4th रिकॉग्निशन होगा, 4th विन होगी, लेकिन ये सुपर 750 का उनका फर्स्ट विन रहा है। तो उनके जो नाम है सत्विक सिराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग, ये दोनों प्लेयर्स जो थे वो हमारे इंडिया की तरफ से वहाँ पर खेलने के लिए गए थे। तो ये 4th उनका टूर का टाइटल रहा है। इससे पहले जो उन्होंने हासिल किए हैं वो सुपर 500 में हासिल किए हैं, 3 बार जो उनको मिला है। देयर फर्स्ट वाज हैदराबाद ओपन 2018 and then there was Thailand Open 2019 and India Open 2022। इसमें से भी जो हैदराबाद ओपन था वो सुपर 100 था and here it was सुपर 500। So very good news for a country and very congratulations to the players। तो अब हम बात करते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले इनका देहांत हो गया है। ही वॉज 86 ईयर्स ओल्ड। तो इन्हें स्टील मैन बोला जाता है। जमशेद ईरानी इनका नाम है। तो इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है वो ये रही है कि इन्होंने स्टील की प्रोडक्शन के प्राइस को इतना कम कर दिया था कि हमारे इंडिया का स्टील इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट्स पे बिक रहा था। तो इसीलिए इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन June 2, 1936 इन नागपुर, और इनके पेरेंट्स के नाम हैं जीजी ईरानी एंड खुर्शीद ईरानी। तो इनकी पढ़ाई की अगर हम बात करें, ही कंप्लीटेड हिज BSc फ्रॉम साइंस कॉलेज नागपुर एंड MSc इन जियोलॉजी। ही रिटायर्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा इन June 2011। तो रिटायर हुए भी उन्हें बहुत वक्त हो गया था, बट ही वॉज अ रियल जेम फॉर आवर कंट्री एंड ही इज़ नो मोर नाउ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नील पवन बरुआ के बारे में। ही वॉज एन असामिस आर्टिस्ट, और ये बहुत बड़े एक रिनाउंड आर्टिस्ट के बेटे थे। तो ही वॉज 84 व्हेन ही पास्ड अवे, और इनके जो फादर थे बिनंदा चंद्र बरुआ, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ध्वनि कोबी एंड लबन्या प्रभा बरुआ। So he was son of a prominent artist and also he was alumni of शांति निकेतन कला भवन, और ये आर्ट में बहुत वर्सेटाइल थे, बहुत तरह की आर्ट करते थे। वो पेंटिंग में, पॉटरी में, मास्क मेकिंग में और राइटिंग, पोट्री, इट्स बहुत सारा इनका वाइडर फील्ड था। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne। तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि
चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. वर्ल्ड ओवर ही आजकल आपने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा, वीगन। तो वीगन डे, हम वर्ल्ड वीगन डे हम मनाते हैं 1 नवंबर को। तो यहाँ पे पहले आप देखिए इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कि लोगों में वीगन लाइफस्टाइल प्रमोट किया जाए। वीगन लाइफस्टाइल का मतलब है कि लोग सिर्फ प्लांट और प्लांट बेस्ड चीज़ें ही खाएं, लोग एनिमल से आने वाली चीज़ों को ना खाएं, जैसे कि मीट है, मिल्क है, इन सब चीज़ों को लोग 100% अबैंडन कर दें, ताकि हम एनिमल्स को भी सेव कर पाएं और उनसे होने वाले मिशंस भी कम हो सकें। तो इस दिन को मनाया जाता है हैलोवीन के अगले दिन। हैलोवीन जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, तो उसके अगले दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड वीगन डे। तो इसकी हिस्ट्री क्या कहती है? तो वर्ल्ड वीगन डे ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड में ये शुरू हुआ था इन 1994। एक बहुत रिनाउंड एनिमल एक्टिविस्ट थी लुइस वेलेस। तो यहाँ पर उन्होंने 50th एनिवर्सरी मनाई थी वर्ल्ड वीगन एसोसिएशन की। एंड ऑल्सो 1994 वाज द ईयर जब वीगन वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इन दो चीज़ों की वजह से हम इस दिन को मनाते हैं 1 नवंबर को। तो इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो एनिमल राइट फोकस कैंपेन थी जिसका नाम था फ्यूचर नॉर्मल। तो फ्यूचर नॉर्मल का मतलब है कि हमें एनिमल्स को भी इक्वल राइट टू लाइफ देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वीगनिज्म को फॉलो करने वाले बहुत फेमस ग्रीक जो पुराने हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, आपने पाइथागोरस का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ही वॉज ऑल्सो अ स्टॉन्च वीगन पर्सन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमें वीगन बन जाना चाहिए। और अब की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टॉक आपको अगर पता होगा तो लाइफ स्टॉक इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मिथेन एमिशन एंड मिथेन इज़ अ वेरी मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो अगर हम उनका रियरिंग ही कम कर देंगे, उनका बर्थ रेट कम हो जाएगा, तो हमारे ग्लोबल एमिशंस पे उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर भारत पेट्रोलियम को रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंडियाज़ मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी, और ये इनको पहली बार नहीं मिला है। ये तीसरा कंसेक्यूटिव साल है जब BPCL को इस ओहदे से नवाजा गया है। तो BPCL ऑलरेडी एक महारत्न कंपनी है एंड ऑल्सो अ फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी। तो इसको फिर से नंबर 1 रिकॉग्नाइज किया गया है इन 22 एडिशन। ईयर 2022 के एडिशन में जो पब्लिश करता है S&P डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में ये रैंक आती है। दिस इज़ द नेम ऑफ द असेसमेंट। तो ये 3rd कंसेक्यूटिव ईयर है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमारा जो स्कोर है वो 65 परसेंटेज पॉइंट्स रहा है। तो इंडस्ट्री में जो एवरेज स्कोर है वो 31 रहा है। तो ये इस साल की असेसमेंट है। अगर हम पिछले साल की असेसमेंट की बात करें तो हमारा जो परसेंटेज पॉइंट था वो 59 रहा था, वर्सेस जो एवरेज इंडस्ट्री एवरेज था वो 39 रहा था। तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो BPCL हमारे देश का एक बहुत बड़ा जेम है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।